गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम क्लास 10th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मतलब कि वीवाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं कि पहले क्लास 10 के लिए जान लें कि सिलेबस क्या है, मतलब कि आप लोग को पैटर्न क्या है कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग को पैटर्न से पहले जान लीजिए कि पहला है कि आप लोग को 40 क्वेश्चंस जो रहेगा 40 क्वेश्चन जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। कितना 40 क्वेश्चन जो रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और बाकी हमारा टोटल 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में 20 मार्क्स तो हम लोग का क्या हो जाता है, प्रैक्टिकल हो जाता है। उसमें से 40 मार्क्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और बच गया 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन में मिक्स रहेगा 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और 5 मार्क्स का। 6 मार्क्स का इस बार नहीं आने वाला, पैटर्न चेंज हो गया है। 5 मार्क्स का रहेगा और 3 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा उसको लेके आए हैं। उसके बाद 3 मार्क्स का क्वेश्चन बताएंगे, 2 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरह आएगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, क्विज चैप्टर से आ सकता है 5 मार्क्स का। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। एकदम शुरू से चैप्टर से स्टार्ट किए हैं कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह क्वेश्चन बन सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए बच्चों आते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन है, ये हमारा जानते फर्स्ट चैप्टर में है कि यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के अनुसार a = BQ + R में a क्या है। मतलब कि पूछ रहा है कि ये हमारा फार्मूला ही होता है और इसमें पूछ रहा है a का मान a को क्या बोलते हैं हम लोग। a को या हम लोग भाजक बोलते हैं या भाज्य बोलते हैं या भागफल बोलते हैं या शेषफल बोलते हैं। तो हम लोग क्या फार्मूला जानते हैं कि हम लोग ये भी फार्मूला हिंदी में जानते हैं कि भाज्य = भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, है ना। तो प्लस शेषफल होता है। तो इसमें हमारा ए क्या हमारा हुआ, भाज्य हुआ। तो यही फार्मूला होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या चला जाएगा, भाज्य। तो ऑप्शन नंबर 2। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग से एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भाज्य। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि ए और बी सह-अभाज्य तब होता है जब HCF A और B है। मतलब कि ये कोई नंबर हो, मान लो a और b कोई भी नंबर, मान लीजिए कोई भी नंबर हो, या तो मान लो ये अल्फ़ाबेट ही नंबर है, तो कुछ भी मान लो a और b कब सह-अभाज्य होता है, क्या कंडीशन होना चाहिए, या तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग सह-अभाज्य कब होता है, जब उन लोग का HCF क्या होना चाहिए, ये दोनों का HCF 1 आएगा, तभी हम लोग कहते हैं कि सह-अभाज्य है ना। कि मान लो अगर ये 2 रहता, a के जगह 2 रहता और 3 रहता, अब इसका HCF निकालते हैं तो क्या आया, 1 आता है HCF। और जब 1 आता तो ये 2 नंबर क्या होता, सह-अभाज्य होता। तो वही पूछ रहा है a और b कब सह-अभाज्य होता, जब इसका HCF क्या होता, 1 होता, तब सह-अभाज्य होता। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ऑप्शन 4 दे देगा ऑप्शन। तो आंसर क्या चला जाएगा इसमें, ये 1 चला जाएगा कि a और b सह-अभाज्य तब होता है जब HCF AB क्या होगा, तो 1 होगा तब होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 मतलब कि आंसर 1 को चला जाएगा, ऑप्शन 1 चला जाएगा। मतलब कि 1 होना चाहिए। अगर a और b का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं कि ये सह-अभाज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों a और b के लिए HCF इतना दिया हुआ, ठीक है। अब बोलता है ए बी के इतना दिया है, तो कि कब हम लोग बोलते हैं किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए HCF इंटू इतना, तो इक्वल टू क्या होता है, यहाँ इक्वल टू दिया हुआ है, इक्वल का साइन है और यहाँ दिया फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान, कि यहाँ पर क्या भराएगा। तो क्या भराएगा, a + b, a - b, a × b, a/b। तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि HCF प्रोडक्ट LCM का क्या होता है, ये दोनों नंबर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स क्या होता है कि हम लोग जब भी क्या है HCF इंटू LCM करते हैं तो a और b मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको और इसको करेंगे तो क्या होगा, a इंटू बी हो जाएगा। तो मान लो
अगर इसके जगह कोई नंबर होता 25 और 26 रहता तो उसका क्या हो जाता, मल्टीप्लाई हो जाता। तो ए इंटू बी तो क्या हो जाता, ऑप्शन नंबर 3। मतलब कि ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ मान लो ये ए बी सी में दे दिए, तो मान लो इसमें नंबर कोई दे देता, मान लो इसमें नंबर अगर मान लीजिए कि यहाँ मान लो 2 देता है, यहाँ 5 दे देता, और यहाँ पे 2 दे देता है, यहाँ 5 देता है। अब ये दोनों का एलसीएम प्रोडक्ट क्या हो जाता, 2 इंटू 5। तो ऑप्शन जहाँ 2 इंटू 5 नजर आता है वहीं हो जाता 2 इंटू 5। तो इस तरह हम ए बी सी डी दे के दिए, हो सकता है नंबर दे के दे दे, तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, नंबर दे दे चाहे ए बी सी दे दे। तो मतलब कि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो नंबर में दे या तो अल्फ़ाबेट में दे, तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर जिस तरह ऑप्शन रहेगा उस तरह का आंसर मार देंगे। तो इस बार क्या है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है। क्या है, 2 का अधिकतम घात है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात है, मतलब कि 96 है ये, इसका अधिकतम घात क्या होगा। घात मतलब होता है कि किसी पर पावर 2 पर पावर 4 होगा, कि 2 पर पावर 5 होगा, कि 2 पर पावर 6 होगा। तब हम लोग क्या करें, 96 का फैक्टर निकाल लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, गुणनखंड कहते हैं। तो मान लो अगर 96 का फैक्टर निकालेंगे, 2 बार में से जाएगा तो ये हो जाएगा 4, ये 8 हो जाएगा, फिर मारेंगे तो क्या आ जाएगा 24, फिर मारेंगे तो हो जाएगा 12, फिर कटिंग करेंगे 2 से तो 6, फिर 2 से करेंगे तो 3। मीन्स 2 पर कितना 2 आया, 1 2 3 4 5 आया, मतलब 2 पर पावर क्या हो जाएगा 5, मतलब कि 2 पर पावर क्या हो जाएगा 5। तो यही घात पूछा था कि 2 का घात क्या होगा। यहाँ 3 वाला को हमको नहीं लेके चलना है, जिसका पूछा है हमको 2 का पूछा है, 3 का कुछ भी हमसे उससे कोई मतलब नहीं। अब हमको 2 का पूछा है तो 2 का पावर कितना आया 5 आया। अब जिसमें घात 5 आया था, जहाँ 5 ऑप्शन होगा वही आंसर, ऑप्शन इसमें तो ये आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, जरूर इस तरह का। और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन, जितना बच्चे देखो, यदि 72 इक्वल टू 2 पर पावर x इंटू 3 पर पावर y, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे कि पहले 72 का क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, मीन्स गुणनखंड करेंगे। तो इसको अगर 2 से फैक्टर करेंगे तो ये 3 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 2 18 टाइम्स में चला जाएगा, फिर 2 से 9 टाइम्स में चला जाएगा, और ये फिर 3 टाइम्स में चला जाएगा। तो मीन्स हमारा क्या फैक्टर आया, 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 2, ये हमारा ऑप्शन आया। तो यहाँ पर पूछा है ये 2 बेस है तो 2 पर पावर 3 है, 3 बेस है तो 2 है। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू पता चल गया 3 और y का वैल्यू पता चल गया, मतलब x का वैल्यू 3 पता चला गया और y का वैल्यू 2। अब हमसे क्या क्वेश्चन में बोला कि x माइनस वाई क्या होगा, मतलब को x को y से माइनस कर दो, तो 3 माइनस 2 करेंगे तो क्या आंसर 1 आया। तो जब आंसर 1 आया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो इस तरह के आंसर में मार्क। देखो बच्चों, इससे और क्वेश्चन क्या बन सकता है, इससे और क्वेश्चन बन सकता है, मान लो यहाँ माइनस है तो हो सकता है यहाँ माइनस के जगह प्लस कर दे, मान लो प्लस कर दिया, हो सकता है यहाँ पर प्लस छोड़ के हो सकता है यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। अब मान लो अगर प्लस कर देते तो क्या करते, 3 और 2 को जोड़ देते। अगर यहाँ पर माइनस का मल्टीप्लाई का साइन होता तो क्या करते, गुना कर देते। अगर यहाँ पर डिवाइड का साइन होता तो क्या करते, डिवाइड कर देते, और डिवाइड करके जो आंसर आता उसमें मारते टिक। तो इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, 3-4 पैटर्न में पूछ सकता है, किसी डिवाइड में हो सकता है, माइनस में हो, सब्ट्रैक्शन में हो, एडिशन में, किसी में पूछ सकता है। तो ये इसको थोड़ा ध्यान में रखना है ना, नहीं सर वो सब्ट्रैक्शन का बताएं तो एडिशन का दे दिया तो कैसे होगा, तो ये ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि 120 का फैक्टर इतना इतना है तो x का मान क्या होगा, मतलब कि ये x का मान, तो इसका फैक्टर को कीजिए। इसका भी उसी तरह अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 60 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा 30 टाइम्स में, और फिर 3 ये चला जाएगा 2 से 15 टाइम्स में, और ये 3 5 टाइम्स में। मतलब कि क्या आया, 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 1, मतलब कि 3 टाइम्स आए 2 इसलिए 2 पर पावर 3, और 1 टाइम से इसलिए 1 पावर 1 हो जाएगा, 1 टाइम्स 5 इसलिए पावर 1 हो जाएगा। तब क्या हुआ कि
अब क्या पूछा हमसे कि ये x का मान क्या होगा, तो x का मान यहाँ पर क्या दिख रहा है, पावर में 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह का क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, यहाँ 100 दे देगा तो इसी तरह फैक्टर दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग को इस तरह निकालना है। तो वहाँ एग्जाम में जाके कंफ्यूज नहीं होना, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है, वहाँ जाके ये क्या है इस तरह तो हम बनाए नहीं, तो इस तरह का सॉल्व करके जाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है कौन परिमेय संख्या है, इसमें पूछ रहा है कौन परिमेय संख्या है। तो देखिए √3 क्या है, परिमेय संख्या नहीं, ये अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या अपरिमेय संख्या है, ये भी क्या अपरिमेय संख्या। अब ये देखिए ये √2 काट देंगे तो सिर्फ 2 बच जाएगा, इसीलिए 2 क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, तो आंसर नंबर ये चला जाएगा। तो यहाँ भी कि सर √2 तो अपरिमेय है, तो कन्फ्यूजन है, तो ये कट जा रहा है ना, तो वो भी देखना है कि कट जा रहा है तो फिर क्या हो जाएगा, सिर्फ सिंगल 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर 20 में चला जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यदि HCF क्या पूछा है, यदि HCF a,8 = 4 है, LCM a,8 = 24 है, तो a का मान क्या होगा। तो a का मान क्या होगा दोस्तों, तो इस तरह का हम लोग क्वेश्चन पूछ सकता है a का मान क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, अभी हम लोग पता है कि LCM × HCF का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। तो मीन्स a × 8 इक्वल टू क्या दिया हुआ, 4 × 24 दिया हुआ है ना। अब ये दिया हुआ है, अब इससे हम लोग फाइंड कर लेंगे a का। देखो ये 4 से चला जाएगा 2 टाइम्स में और ये चला जाएगा 12 टाइम्स में, तो मतलब a का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 12। तो इस तरह का पूछ सकता है क्वेश्चन। अब हम ऐसे कहाँ से लिख दिए सर a × 8, तो हम लोग पढ़े हैं ना कि LCM × HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, वही फॉर्मूला लगाए हैं यहाँ पर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। तो ये क्या हुआ, फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर हुआ, तो ये फर्स्ट नंबर ये सेकेंड नंबर का प्रोडक्ट, और क्या होता है HCF × LCM गिव है ना, तो LCF × LCM को मल्टीप्लाई कर दिया, अब a का यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे भी अब HCF सिंपल क्वेश्चन अगर पूछना होगा तो मान लो दे दिया कि 25 दे देगा और 20 दे देगा, बोलेगा का इसका HCF क्या होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसका 20 कैसे लिखेगा कि 20 और 25 का HCF क्या है, तो ऑप्शन दे देगा 4। तो इस तरह से सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। मतलब कि ये क्वेश्चन इस तरह का पूछेगा तो इस तरह बनाइएगा, ठीक है। मान लो हो सकता है ये गिवन रहेगा, ये नहीं रहेगा, बी नहीं गिवन रहेगा, यहाँ मान लो 8 के जहाँ यहाँ रहता है 8, यहाँ बी दे देता है, तब पूछता है कि बी का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह से पूछ सकता है क्वेश्चन को, थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा तो ध्यान में रखना है कि अगर इस तरह तो वो भी इसी तरह बनेगा, बस यही फॉर्मूला में बनेगा। मान लो अगर यहाँ मान लीजिए कि HCF इक्वल टू 8, बी दे देता और इक्वल टू 4 है हो जाता, मान लो कुछ भी HCF रहता, उसी तरह LCM इक्वल टू दे देता, यहाँ पर भी 8, बी दे देता और इक्वल टू क्या 24। आप बोलता है कि बी का वैल्यू क्या है, ये बी का वैल्यू क्या होगा, तो कुछ नहीं करते, यहाँ भी लिखते 8 × बी इक्वल टू 4 × 24, और यहाँ से भी काटते थे, यहाँ से भी 12 आता। अगर नंबर चेंज रहता तो क्या होता है, आंसर भी चेंज आता। तो इस तरह से बी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन देखो, ये 2 क्वेश्चन इसमें बन गया कि ए अगर ये पूछेगा तो इस तरह बनाना, बी तो उसी एक ही फार्मूला में बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कौन संख्या अपरिमेय है, कौन सा संख्या अपरिमेय है। तब देखो दोस्तों, अपरिमेय संख्या पहले किसको बोलते हैं कि अपरिमेय बोला है ना, जो क्या होता है, देखिए 49 क्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है, ये 49 परिमेय है। क्यों परिमेय है, हम लोग जानते हैं जिसका रूट निकल जाता है बाहर, 49 का रूट 7 निकल जाए बाहर, इसीलिए इसका 7 को p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए परिमेय है, अपरिमेय नहीं है। इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल है, इरेशनल नहीं है ना, तो इरेशनल नंबर हो जाएगा। मतलब ये परिमेय संख्या अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसका जिसका स्क्वायर रूट बाहर निकल जाएगा वो कहलाएगा परिमेय संख्या, जिसका नहीं निकलेगा। अब देखिए इसका भी निकल जाएगा ना, ये 5 का स्क्वायर है तो इसका 5 निकल जाएगा, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसका भी निकल जाएगा 3, तो ये भी परिमेय संख्या है। इसका क्या स्क्वायर रूट निकलेगा 20 का, नहीं निकलेगा। पॉइंट वाइज में कुछ ऐसा आएगा, मतलब कि ये स्क्वायर रूट हम लोग परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा इसका
ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या चला जाएगा 3। तो देखो इस तरह से दे सकता है। मान लीजिए कौन अपरिमेय संख्या दे दिया छात्र ने, अब मान लो यहाँ चेंज कर देगा ऑप्शन, मान लो 49 25 यहाँ हो सकता है 64 कर देगा, और यहाँ मान लो 81 कर देगा, यहाँ 100 कर देगा, यहाँ मान लो कर दिया 23, तो कौन हो जाता है 23। वो क्योंकि 100 इस सब का निकलता है तो थोड़ा स्क्वायर रूट भी याद होना चाहिए, है ना, इस सबको सॉल्व करने के लिए। तो स्क्वायर रूट को फिर थोड़ा देख लेना 1 से 15 तक, है ना, तो स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। अगला फिर पूछा है कि 3 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है, पूछ रहा है 3 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, पूर्णांक है, इनमें से कोई नहीं है। तो इस तरह का ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन होगा। तब 3 माइनस रूट 3 तो हम लोग जानते हैं क्या परिमेय संख्या है, लेकिन रूट 3 क्या अपरिमेय संख्या है, इसीलिए क्या ये पूरे को क्या बना देगा अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपरिमेय संख्या। थोड़ा सा देख लो बच्चों यहाँ पर और कि थोड़ा सा अगर मान लो 3 प्लस रूट 3 देता तब ये कैसी संख्या होता, ये भी क्या कहलाता अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या कभी नहीं कहलाता, ये भी क्या कहलाता अपरिमेय संख्या। इसके साथ आप जोड़ दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या इसके साथ आप मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, तब भी ये क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। अगर किसी नंबर के साथ आप कोई अपरिमेय संख्या से ऐड कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तब वो क्या कहलाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। अगर ये मान लिए 3 क्या अपरिमेय संख्या, लेकिन इसमें रूट 3 ऐड हो गया ना, इसके कारण ये अपरिमेय हो गया, उसी कारण इसे रूट 3 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए क्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। तो इस तरह से हो सकता है। और मान लीजिए डिवाइड में हो तो उसमें भी होगा, है ना, तो जिसमें मान लीजिए 2/√3 हो तो ये भी क्या कहलाएगा अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर यहाँ √3 अगर ऑलरेडी दिया रहता तो कट जाता तो परिमेय हो जाता, तो ये तो नहीं दिया था। तब इस तरह में अगर क्वेश्चन, अब देखिए इसमें से 4-5 क्वेश्चन बन गया कि अगर ये प्लस में हो माइनस में हो, अगर कोई भी अपरिमेय संख्या से सब्ट्रैक्ट हो, एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, तो वो सारा को अपरिमेय संख्या बना देता है। लेकिन पहले क्या है, ये √3 हम लोग जानते हैं सिंपल कि इसका कुछ नहीं होगा, तो ये अपरिमेय संख्या है, इसलिए पूरे को अपरिमेय। तो इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता है। तो यहाँ से हम लोग कंप्लीट कर दिए चेतना की। अब अगला नेक्स्ट क्लास पोलिनोमियल मतलब बहुपद से स्टार्ट करेंगे, कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। पोलिनोमियल बहुपद से इधर जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता था, मतलब VVI क्वेश्चन दिए उतना ही क्वेश्चन, मतलब कि ये मतलब कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, है ना, इसी कॉन्सेप्ट से एक भी बाहर नहीं जाएगा। तो थोड़ा स्क्वायर रूट को भी ध्यान में हाथ में रख लेना है। और अगले क्लास में कि 3 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन हम पक्का कहाँ से आएगा, किस टॉपिक से कौन क्वेश्चन आएगा उसका भी बताएंगे। अगर हम इतना बता दें तो यहाँ से एक √3 बोल रहे हैं तो एक ध्यान लीजिए कि √3 हो, √2 हो और √5 हो, ये तीनों में से इस चैप्टर में से हमको लगता है 1-3 मार्क्स से 1-3 क्वेश्चन की √3 सीध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है, तो ये इसके एक पूछ सकता है 3 मार्क्स में, ठीक है, इससे पूछना है तो 1-3 मार्क्स में पूछ सकता है। चलिए बच्चों अगले क्लास में हम मिलेंगे, और लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर देखना चाहते हैं, और कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को क्या कैसा लगा और कैसा चाहिए, उस तरह का आप लोग और मेहनत करके हम देंगे।